हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और देखो आज हमारी जो क्लास चल रही है हमारी राजस्थान हिस्ट्री की, तो और आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, पढ़ रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, रणथंभौर का चौहान वंश। जब मैंने लास्ट क्लास ली थी आपको अजमेर के चौहान वंश वाली, तो उसमें जो लास्ट शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान थे, तो मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब तराइन सेकंड का जब युद्ध हुआ था 1192 में, तो वहाँ से इसके जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है, इनके पुत्र थे गोविंदराज। तो गोविंदराज ने वहाँ से हट करके अब रणथंभौर में क्या कर ली, अपने चौहान वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, तो चौहान वंश में जो स्थापना, जो चौहान वंश में रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक, रणथंभौर में चौहान वंश की जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? गोविंदराज। किसके पुत्र हैं? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड। इनके बाद में जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं वो कौन है? बलहड़ आए साहब। बलहड़ के टाइम पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और जो रणथंभौर को अपने हवाले कर लिया। ठीक है, रणथंभौर के लिए जीत लिया। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बागवट आए। बागवट ने पुनः अपने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बागवट ने पुनः इल्तुतमिश कहाँ से आया था? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली। और बागवट के टाइम पर जो दिल्ली की जो सुल्तान थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो इसने रजिया सुल्तान को पराजित किया और अपने दुर्ग को अपने हवाले कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेन जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे हम्मीरदेव चौहान। ठीक है, हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर वंश के सबसे प्रतापी शासक और अंतिम शासक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे रणथंभौर वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो आप क्या कहोगे? हम्मीरदेव चौहान। और कोई पूछे कि अंतिम कौन है, तो भी कौन होंगे? हमारे हम्मीरदेव चौहान होंगे। देखो, हम्मीरदेव चौहान अंतिम शासक थे। इसके बाद में इन्होंने क्या की थी? दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति क्या होती है? यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते हैं जहाँ पर अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जहाँ जहाँ वो घूम के आएगा ना, तो वो बोला के अपने हो जाएंगे या फिर उनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये वाली नीति किन्होंने अपनाई? दिग्विजय ने अपनाई। दिग्विजय नीति अपनाई हम्मीरदेव चौहान ने। हम्मीरदेव चौहान के शासनकाल में ही 1151 में, सॉरी 1100 का लेना इसको, सॉरी 1200, ठीक है 1200, ठीक है 1251 में और 1291 और 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ पर जो रणथंभौर दुर्ग है ना, रणथंभौर दुर्ग पर नहीं आक्रमण कर पाए। ठीक है, अपना अधिकार नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जैनपुर को जीत लिया। काफ़ी दिनों तक पता ये घेरा डाले रखे, जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी दिनों तक घेरा डाले रखे, लेकिन जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो ये यहाँ से चला गया और जाते टाइम क्या कह गया कि मैं ऐसे 1000 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता। मतलब कोरी पारी का अपना, जब जीत नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो बहाने लगाने ही। ठीक है, तो इनका ये कथन आता है कि इन्होंने किस दुर्ग के ऊपर कहा कि मैं ऐसे 1000 किलों को मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है। किस दुर्ग के अपेक्षा में कहा इन्होंने? रणथंभौर दुर्ग के में। क्लियर है बात? ठीक है, बात इसने कौन सा दुर्ग जीता? जैन दुर्ग जीता। अच्छा, जैन दुर्ग जो कुंजी है ना हमारी, वो किस दुर्ग की है? रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी पूछी जाए तो क्या कहोगे आप? जैन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग है। नोट कर लिया ना? ठीक है। इसके बाद में जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आते हैं, जो दिल्ली के शासक बने, वो कौन बने साहब? वो बने बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गए साहब। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर पर आक्रमण होता है ना, तो उसके जो मेनली 2 उनकी रीजन बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कोई कहता है कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, जो सबकी होती है, भाई अपना राज विस्तार करेंगे, जाहिर सी बात है सब करते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या बात है कि इनकी बेगम थी चिमना बेगम। ठीक है, चिमना बेगम के संबंध थे किसके साथ में? मोहम्मद शाह के साथ में। मोहम्मद शाह इनका एक सेनापति था। मोहम्मद शाह के साथ में इनकी पत्नी चिमना बेगम के क्या थे? संबंध थे। ठीक है, और ये मोहम्मद शाह है ना, ये कहाँ चला गया था? रणथंभौर दुर्ग
हम्मीरदेव चौहान की शरण में चला गया था, ठीक है। और इसी वजह से इसने मना किया कि भाई छोड़ दे भाई अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि भाई छोड़ दे, ना छोड़ो, सीधी सी बात है, आक्रमण कर दियो, ठीक। एक तो ये तो दो कारण हो गए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चिमना बेगम वाला, ठीक। अब देखो, अब अलाउद्दीन, अब दो रीजन हो गए ना, ठीक है। अब कोई लोग बताते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर थे, जाहिर सी बात है दिल्ली पर थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा करो कि अपने दो गुट भेज दिए गुजरात हमलावर पे, ठीक है। अपने दो, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है यहीं होके जाएंगे ये, है ना, गुजरात जाएंगे तो यहीं होके जाएंगे ना, ठीक है। अब इनके दो गुट थे, दो गुटों में भेजे। दो गुट कौन कौन से थे? दो गुट थे, एक तो था उलूग खां और नुसरत खां वाला, और दूसरा था मोहम्मद शाह और के हब्रू वाला, ठीक है। दो गुटों में गुजरात भेज दिया, ठीक है। तो ये उधर से जब हमला करके और जो भी जीती हुई संपत्ति है उसको लूट लाट के जब लौट रहे थे ना, तो इन दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में क्या किया, जब दोनों में झगड़ा हो गया ना, तो ये जो मोहम्मद शाह और कोबरू वाला वो है ना दल है, उसने शरण ली कहाँ पर जाकर, रणथंभौर में जाकर शरण ली। और जाहिर सी बात है, देखो भाई क्या कहते हैं कि अगर जब अपने शरणार्थी कोई आता है ना, तो भाई कोई ना मरन दे, है ना, तो सबका फर्ज बनता है कि वो अपने शरणार्थी की रक्षा करे। यही किया किसने? हम्मीरदेव चौहान ने। रणथंभौर में आ गए, ठीक है, शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा छोड़ दो भाई, ना छोड़े तो सीधी सी बात है आगे आक्रमण करने, ठीक है, आक्रमण करने आगे। अब उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के जो साथ आए थे उसके सेनापति कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां। भाई मोहम्मद शाह और केबरू तो सीधी सी बात है वो रणथंभौर में थे, ठीक है ना, उसकी शरण में, किसकी में? हम्मीरदेव चौहान की शरण में। तो जब आए ये, तो उस टाइम पे शासन थे उलूग खां और नुसरत खां उसके सेनापति थे। आगे साहब युद्ध की तैयारी हो गई, ठीक है। कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने भाई साल भर से अधिक तक जो रणथंभौर दुर्ग है ना उसको घेरे रखा था। रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी पर है, पता है आप लोगों को, ठीक है। करीब एक साल तक भाई घेरे रखा। और सीधी सी बात है भाई, एक साल तक घेरे रखोगे तो इतनी जो खाने की खाद्य सामग्री है भाई इतनी ही हो पाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे ना वो थे अमीर खुसरो साथ थे। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि नाच के लिए इतने तबाह हो रहे थे रणथंभौर दुर्ग वाले कि सोने के 2 सिक्कों के 2 दानों के बराबर नाच का 1 दाना मिल रहा था, ऐसा बताते हैं। कौन? अमीर खुसरो, ठीक है, ऐसा अमीर खुसरो कहते हैं। 1 साल तक घेरा बनाए रखा, ठीक है। और अनाज के लिए ये साहब अनाज खत्म हो गया, इसका खाद्य सामग्री खत्म हो गई। कहते हैं कि दो दानों के सोने के 2 दानों के बदले में अनाज का 1 दाना मिल रहा था, ऐसा बताते हैं लोग, ठीक है। और इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां। हम्मीरदेव के सेनापति कौन थे? धर्म सिंह, भीम सिंह। और इसके साथ ही इनके रणमल रतिपाल भी सेनापति के तौर पे ही थे। लेकिन क्या किया, विश्वासघाती निकले ये दोनों, रणमल और रतिपाल विश्वासघात निकले। देखो भाई कुछ लोग होते हैं भाई, कितनों खवा लो उनको, कितनों पिवा लो, कुछ कर लो, भाई घाती ही रहते हैं, ठीक है। और यही देखो आपने मिल रहा रणमल रतिपाल। और देखो यहीं की बात नहीं है ये सिर्फ यही नहीं रुक रहा है। आप प्रत्येक स्टोरी राजस्थान में जब जौहर जब साके हुए ना, 101% कोई ना कोई विश्वासघाती पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वासघाती कौन थे? रणमल और रतिपाल 2 विश्वासघाती थे, ठीक है। अब युद्ध हुआ। युद्ध भाई अलाउद्दीन खिलजी से पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना है, तो सीधी सी बात है जीतना तो इनसे नामुमकिन था। काफ़ी मात्रा में सेना थी, इसके बाद में इनके पास में जो हथियार थे वो भी काफ़ी मात्रा में थे, ठीक है। तो यहाँ पर विजय किसकी हुई? अलाउद्दीन खिलजी की हुई। और 11 जुलाई 1301 को क्या हुआ? साका हुआ, ठीक है। साका हुआ। साके में क्या होता है? जौहर और केसरिया होता है। तो जौहर किया वो इनकी पत्नी रंगदेवी ने, ठीक है ना, और इनकी पुत्री थी पद्मला, जिन्होंने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। पद्मला इनकी कौन थी? पुत्री थी। पद्मला और रंगदेवी ने तालाब में डूब के, मतलब पहला ऐसा जौहर है, जल जौहर कहलाता है ये। प्रथम जल जौहर कहाँ पर हुआ? रणथंभौर में हुआ, याद रखना। प्रथम और अंतिम
कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद में जल जौहर जो हुआ है ना वो कभी नहीं हुआ, ये पहला है। और केसरिया किसने किया? जाहिर सी बात है हमीरदेव चौहान ने करेंगे, हमीरदेव चौहान ने, ठीक है। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को हुआ, ठीक है। तो इसके बाद में अब जो एक बात और क्वेश्चन आता है कि इनके सेनापति पता है, अलाउद्दीन खिलजी सेनापति थे उलुग खां, नुसरत खां। हमीरदेव चौहान के सेनापति धर्म सिंह, भीम सिंह, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में मारा गया था कौन? नुसरत खां, ये मारा गया। और जो हमीरदेव चौहान के सेनापति थे उनमें कौन मारा गया? विश्वास, भीम सिंह, ये मारा गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से मारे गए जो सेनापति थे वो दोनों हैं, ठीक है। अब जब जीत गया तो जाहिर सी बात है, देखो दिल्ली को छोड़कर यहाँ रहने वाला तो है नहीं, नहीं रहेगो ना, नहीं रहेगो। तो जब रहेगो नहीं तो भाई इसने जो अपना शासन है ना वो कहाँ, वो किसको दे के चला गया? उलुग खां को। उलुग खां बचा अपना सेनापति, ठीक है। तो उलुग खां को ये अपना जो रणथंभौर का जो शासन है वो उलुग खां को सौंप करके वापस दिल्ली चला गया, ठीक है। और अमीर खुसरो ने लास्ट में एक बात करी, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। क्या कहा? आज जो कुफ्र का गढ़ है, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, ये बात याद रखना, ठीक है। जो बातें मैं मेनली बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई हमीरदेव चौहान से, मैंने प्रथम जल जौहर आ सकता है, युद्ध आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी की बातें आ सकती हैं, विश्वासघाती आ सकता है, ठीक है। इसके जो रीजन थे वो आ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, एक चमना बेगम वाला बताया था मैंने। चमना बेगम कौन थी? अलाउद्दीन खां की पत्नी बताते हैं, ठीक है ना। और इनका जो लव था वो किसके साथ में था? मोहम्मद शाह के साथ में था। मोहम्मद साहब चले गए थे कहाँ, किसके पास में? हमीरदेव चौहान के पास में, ठीक है। और सेकंड रीजन ये था कि जब ये लौट रहे थे तो दोनों में मतलब लड़ाई हो गई, दोनों इसके तो गुट थे। और जो मोहम्मद शाह केबरू वाला गुट है वो रणथंभौर चला गया हमीरदेव चौहान के पास में, और वापस नहीं करने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, जाहिर सी बात है खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाप्त हो गई वो हो गई कौन सी? रणथंभौर का चौहान वंश यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले चौहान वंश की ओर। हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम जालौर के चौहान वंश की, ठीक है। तो हमारे दो चौहान वंश हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गए हमारे, पहले मैंने कराया था आपको अजमेर, दूसरा कौन सा कराया? रणथंभौर, ठीक है। और तीसरा अब कौन सा कराने वाला हूँ मैं आपको? जालौर, ठीक है। सारी जो मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ आपको कहानी के बेस पे करा रहा हूँ, ये भी काफ़ी शानदार स्टोरी है, ठीक है ना। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे भी ना तो हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो बात कर रहे हैं हम जालौर के चौहान वंश का, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है? चौहान वंश। आज अगर वंश की बात कर लें तो सबसे पहले हम भाई सबसे पहले आती है कि वंश की जो स्थापना वो किसने करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जालौर वंश की स्थापना वो किसने करी? कीर्तिपाल चौहान ने। काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है कि जालौर वंश की जो स्थापना वो किसने करी, तो किसने करी? कीर्तिपाल चौहान ने। कब करी? 1181 में करी, कीर्तिपाल चौहान ने करी। जालौर वंश के ये संस्थापक कहलाएंगे, स्थापना करे संस्थापक कहलाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो परमार थी वहाँ पे उस टाइम पे, जालौर में परमारों का शासन था, परमारों को हरा दिया और अपने चौहान वंश की स्थापना इन्होंने कर दी। इनके बाद जो प्रतापी शासक आते हैं वो आते हैं हमारे कौन? उदय सिंह। उदय सिंह कहा जाता है, उदय सिंह का जो काल है ना वो जालौर का समृद्धि वाला काल होता है, ठीक है ना, गोल्डन पीरियड बोलते हैं ना उनको। तो उदय सिंह का काल समृद्धि वाला काल कहा जाता है। इनके टाइम पर इल्तुतमिश का 2 बार आक्रमण हुआ भाई, 2 बार आक्रमण हुआ। अब एक बार आक्रमण हुआ तब तो इन्होंने कुछ सामान दे दिया, कौन क्या दिया? 100 ऊँट और 200 घोड़े दे दिए, तो वापस चला गया इल्तुतमिश, ठीक है। दूसरी बार आया तो दूसरी बार के लिए उदय सिंह ने पूरी रणनीति करके रखी भाई, चालुक्यों को मिला के रखा। जैसे इल्तुतमिश आया, चालुक्यों को अपने साथ में बुलाया, तो इल्तुतमिश ने देखा कि भाई बहुत बड़ी सेना हो गई है इनकी, तो और डर के मारे वापस बेचारा बिना युद्ध लड़े ही वापस लौट गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो शासक हैं, कौन? कानरदेव चौहान, खतरनाक टाइप से, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, जब मैं रणथंभौर करा रहा था हमीरदेव चौहान के लिए, बताया था ना हमीरदेव चौहान, मैंने बिल्कुल स्टोरी से अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। सेम जालौर की बात करें, जालौर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ना वो है कानरदेव चौहान। या तो आपको आएगा संस्थापक, और या फिर क्वेश्चन आएगा वो आएगा कहाँ से? कानरदेव चौहान से, बस, ठीक है, इतना याद कर लो सफिशिएंट है।
अब बात करते हैं कानरदेव चौहान की। कानरदेव चौहान का जो काल है ना वो 1296 से 1313 तक है। क्यों बताया मैंने, इंपॉर्टेंट होगा तभी तो, क्योंकि इनके टाइम पे ना 2 साके हुए हैं भाई, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, कान्हड़ देव जब चौहान, जब हमारे जालौर के चौहान वंश के संस्थापक, मतलब चौहान वंश के थे वहाँ पे, ठीक है, जालौर में, उस टाइम पे दिल्ली पे कौन था, दिल्ली में था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो कान्हड़ देव के पुत्र थे बीरमदेव, कान्हड़ देव के पुत्र कौन थे, बीरमदेव, ठीक है ना, जिनको लव करती थी कौन भाई, फिरोजा। फिरोजा कौन थी, फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, बिना देखे बिना समझे सिर्फ वीरता के किस्से सुनकर ही, फिरोजा, फिरोजा देख रहे हो, दिल्ली का सुल्तान है, उसकी पुत्री है, और कहाँ, जालौर के छोटे से शासन, छोटे से जो राजा हैं उसका पुत्र बीरमदेव, ठीक। लेकिन फिर भी बीरमदेव ने फिरोजा से शादी करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और कुछ लोग बताते हैं कि इसी कारण बस जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने जालौर पर आक्रमण किया, ठीक है। तो मेनली जो 3 रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। कोई कहता है कि मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रणथंभौर बता रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था ना, उस पर आक्रमण करने के लिए या उसको लूटने के लिए ना अपने 2 गुटों में अपने जो सेनापति वो भेजे। एक तो उलुग खां, नुसरत खां, दूसरा था केबरू और मोहम्मद शाह वाला। तो जब दोनों जब लौट रहे थे ना, जालौर के क्षेत्र से लौट रहे थे, तो जालौर से जाएंगे, सीधी सी बात है, तो जालौर के क्षेत्र से लौट रहे ना, तो बाद टाइम पे उनमें है वो झगड़ो, ठीक है। अब झगड़े को फ़ायदा उठा लिया कौन ने, कान्हड़ देव के सेनापति जैता और देवड़ा ने, ठीक है ना। जैता देवड़ा बीच में गए, झगड़े के बीच में पहुंच गए साहब वहाँ पे, और उनकी संपत्ति को लेकर आएंगे, ठीक है, ले आए। अब जब भाई संपत्ति, जब लूटी लाटी संपत्ति लेके आ जाएंगे तो बुरा तो लगेगा, ठीक है। तो कोई तो कहे में कि भाई यहाँ वजह थे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण करो। दूसरी क्या बात है, दूसरी राजनीति महत्वाकांक्षा जो सबकी होती है, और सर्वमत भी है, ये वाली जो बात है राजनीति सर्वमत है ये। उसके बाद में थर्ड मैंने बताया फिरोजा लव बीरमदेव। फिर भी बीरमदेव ने इनसे क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई हमें पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, पसंद नहीं है तो गुस्सा आ गया अलाउद्दीन खिलजी को, आक्रमण कर दिया बीरमदेव पर, ठीक है, आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण इन्होंने 1308 में तो किया था, कहाँ पे, शिवाणा दुर्ग में। शिवाणा दुर्ग देखो, मैंने बताया था अभी जहान दुर्ग बताया था, रणथंभौर कराया, तो रणथंभौर जो थे, जो रणथंभौर की जो कुंजी है वो कौन कहलाती है, जहान दुर्ग कहलाती है, ग्वालियर में पड़ता है, ठीक है। और जो शिवाणा दुर्ग है ना, वो जालौर की कुंजी, जालौर दुर्ग की कुंजी शिवाणा दुर्ग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया शिवाड़ा के दुर्ग पे। उस टाइम जो शिवाड़ा के दुर्ग पे थे वो कौन सा शासन कर रहे थे, शीतलदेव, या फिर बोलते हैं कुछ लोग सातलदेव, ठीक है ना। इनकी पत्नी कौन थी, मैणादेव, इनकी पत्नी है ये भाई, ठीक है ना, इनकी पत्नी है, ये पत्नी है शीतलदेव और मैणादेव, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ना अभी, रणमल रतिपाल विश्वासघाती, सेम यहीं पे कोई किस्सा है भाई। जब जब विश्वासघाती पैदा होंगे ना, जब जब कोई ना कोई आके बीच में लूट के ले ही जाएगा, सीधी सी बात है। अब जब शिवाणा दुर्ग पर जो विश्वासघाती थे वो कौन थे, भावले सरदार थे, विश्वासघात कर दिया, और शिवाणा दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया और अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ पर कब हुआ, जो जौहर और साका 1308 ईस्वी में हुआ, ठीक है। किन्होंने किया, शीतलदेव और मैणादेव ने किया, शीतलदेव और मैणादेव ने किया, ठीक है। तो ये साका कब हुआ, 1308 में। केसरिया किसने किया, शीतलदेव ने। जौहर किसने किया, मैणादेव ने। कंप्लीट है 1308 शिवाणा दुर्ग, कोई चीज़ तो नहीं रह गई, ठीक है। याद रखना, देखो 1308 1311 दो चीज़ें, 1308 1311 जालौर में ही 2 बार हुआ है साका, 1308 में भी हुआ है, 1311 में भी हुआ है, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने जो चीज़ बताई है वो सीक्वेंस वाइज बताई है आपको, क्यों, क्योंकि देखो छोटी छोटी बातें बता ही रहा हूँ मैं आपको, और वही आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊँ जो आपको क्वेश्चन में, जो आपके क्वेश्चन आने लायक हैं। कंप्लीट भाई यहाँ तक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम काई की, जालौर दुर्ग की। जालौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया, 1311 में,
भाई जब कुंजी लूट ली, पहले तो कुंजी लूटी, उसके बाद में जो मेन दुर्ग है जालौर दुर्ग, उस पर आक्रमण कर दिया 1311 ईस्वी में। कानरदेव चौहान और इनकी पत्नी कौन थी? देवल। और इनका पुत्र कौन था? भाई बताओ। बता रहा हूँ मैं, बीरम देव, जिससे लव करती थी कौन? फिरोजा। ठीक है, ठीक। हुआ क्या था, जब जालौर के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने घेर लिया था, ठीक है, जब जालौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने घेर लिया था, उस टाइम पर क्या है कि जालौर दुर्ग का काम चल रहा था एक हिस्से का, ठीक है। जब काम चल रहा होगा तो सीधी सी बात है, काम चल रहा होगा तो वो जगह क्या है, थोड़ी बहुत गीली नम रह ही जाती है, ठीक है, नम रह जाती है, ठीक। हाँ जी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी का जालौर के दुर्ग पर आक्रमण हुआ, उस टाइम पर चल रहा था जालौर दुर्ग का कार्य, ठीक है ना। काम चल रहा, तो जाहिर सी बात है, जब काम चल रहा होगा तो वो जगह नमी होगी, ठीक है, नमी होगी। लेकिन पता नहीं था कि कौन सी जगह नमी है। अब ये वाली बात भाई अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ी पता होगी कि भाई कहाँ काम चल रहा हो और कौन सी जगह नमी, नहीं पता। लेकिन वही बात है ना, विश्वासघाती आ गई भाई। विश्वासघाती कौन आ गए साहब? दैया सरदार आ गए यहाँ पे। दैया सरदार ने विश्वासघात किया और जो इनको बताया, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया कि भाई कि कौन सा, जो उन्होंने वो जगह बता दी जिस जगह का काम चल रहा है। और सीधी सी बात है, वो जगह भाई मिट्टी के बने दुर्ग थे, और वो जगह क्या होगी? नम होगी, ठीक है ना। तो दैया सरदार थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि उस तरफ आप राई बो के देखो, 1-2 दिन में राई उगाएगी, अगर नम होगी वो जगह राई उगाएगी, सीधी सी बात है, पता चल जाएगा कि हाँ ये जगह नम है, ठीक है। तो अब राय की जरूरत पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी अब जब युद्ध के आक्रमण करने आया हो, तो सीधी सी बात है, ऐसे थोड़ने के अपने जोरे वो मतलब राय लेके चलो, नहीं लेके चलो। तो बाने अनाउंसमेंट उसने जालौर दुर्ग में अनाउंसमेंट मतलब कह दिया कि भाई उसको पड़ रही है जरूरत, मतलब जो राय के भाव थे ना वो रातों रात इसीलिए बढ़ गए थे। ये कहावत कहे कि राय के भाव रातों रात बढ़ गए, क्योंकि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा दिए। अलाउद्दीन खिलजी को ज़रूरत थी, उसको चेक करना था कि भाई कौन सी जगह पे जो है वो नम है, कौन सी जगह सही है ना। तो इसीलिए राय के भाव थे वो रातों रात बढ़ गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस दुर्ग के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि राय के भाव रातों रात बढ़ गए? तो कौन से दुर्ग में? जालौर दुर्ग के बारे में कहा गया है राय के भाव रातों रात बढ़ गए। तो उसने देखा बढ़ा के, तो ये चीज़ भाई उसने करके भी देखी, और जाहिर सी बात जब करके देखी और जब विश्वासघात कह रहा है तो सीधी सी बात है वो बात सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने में सफल रहा। तो उसका जो आक्रमण है वो सफल रहा और उसने जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर लिए। और ये वाली बात जब दैया सरदार ने अपनी पत्नी को बताई थी ना, कैसे ऐसे बात है भाई, अब जाहिर सी बात है रुपया ने कोई लालच दिया होगा उसने भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अलाउद्दीन खिलजी का हाथ से विश्वासघात करो भाई आने दैया सरदार ने, तो कुछ रुपये वगैरह कुछ तो दिए होंगे ना। तो ये वाली बात अपनी पत्नी को बताएगा, सीधी सी बात है। तो पत्नी ने कहा भाई जिनकी तुम खा रहे हैं तुम बनी के नहाए रहे, तो ये तो गलत बात है। और जो दैया सरदार था ना, उसकी जो हत्या है ना उनकी पत्नी ने कर दी, ठीक है ना। तो उनको कहा कि तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है, सीधी सी बात है, तुम जाओ पहुँचो अपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो दैया सरदार की जो मृत्यु है वो अपने पत्नी के द्वारा कर दी गई। जालौर दुर्ग पर जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद। शवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। क्वेश्चन आ सकता है, शवाना का दुर्ग जीता तो नाम क्या बदला? खैराबाद। जालौर का दुर्ग जीता तो क्या नाम बदला? जलालाबाद। इसके बाद में जो जालौर दुर्ग का प्रशासन है वो किसके हाथों दे दिया? कमालुद्दीन कुर्ब के हाथों। कमालुद्दीन कुर्ब कौन था? ये सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। 1311 में फिर दूसरा साका हुआ भाई, दूसरा साका हुआ 1311 में। किसने किया? कानरदेव चौहान ने किया। प्लस में इसके जो पुत्र थे वो कौन थे? बीरम देव भी साथ में थे। और जो जौहर किया था वो किसने किया था? इनकी पत्नी देवल ने, ठीक है। तो जालौर दुर्ग में जो साके हुए वो 2 हुए। कब? एक तो 1308 में और दूसरा कब हुआ? 1311 में, ठीक है ना। किसने 1308 में कहाँ पे हुआ? शवाड़ा के दुर्ग में हुआ। 1311 में कहाँ पे हुआ? जालौर दुर्ग में हुआ। किसने किया? और साका क्या होता है?
जौहर और केसर ये मिलकर शाखा बनाते हैं, ठीक है। और जब दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होती है तो उसको अर्ध शाखा कह जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चौहान वंश की, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो अब बात कर रहे हैं हम सिरोही के चौहान वंश की, ठीक है। तो सिरोही देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, अब जो वंश आने वाले हैं सिरोही का है, एक हाड़ौती का आएगा और बस थोड़ा बहुत कोटा वोटा का हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है इसमें, जो जानने वाली बात यही है कि जो संस्थापक पूछे जाएंगे अधिकतर, ठीक है। तो जो सिरोही का चौहान वंश है ना, उसकी स्थापना किसने की? लुम्बा ने करी। कब? ये संस्थापक की, ठीक है ना। और इसने देखो आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया भाई, आबू और चंद्रावती पर भी ये अधिकार कर लिए थे, है ना, ठीक है। इनके बाद में जो आते हैं मेन वो है सैसमल। सैसमल ने देखो सैसमल के टाइम पे क्या होता था कि जो इनका साम्राज्य था ना, उस पर मुस्लिम आक्रमण बहुत होते थे, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमण बहुत होते थे, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने 1425 में सिरोही नगर बसाया, ठीक है ना, नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी भी बना दिया, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसको पराजित कर दिया भाई। कुंभा ने पराजित करके सिरोही अपने कब्जे में कर लिया, सीधी सी बात है। लेकिन सैसमल का पुत्र था लाखा, उसने पुनः आबू पर अधिकार कर लिया। इनके बाद जो मेन आए वो थे हमारे जगमाल साहब। जगमाल साहब एक वही जगमाल है जिनका विवाह देखो आनंदीबाई से हुआ था। आनंदीबाई कौन थी? महाराणा रायमल की पुत्री, महाराणा रायमल की पुत्री थी। और बताते हैं कि भाई ये महाराणा आनंदीबाई को कष्ट देते थे, दुख देते थे काफ़ी, ठीक है ना। लेकिन आनंदीबाई के भाई से रहा नहीं गया। भाई कौन? कुंवर पृथ्वीराज, और इन्होंने इसको जहर दिलवा के इनकी हत्या करवा दी, ठीक है। अब अगला आते हैं जो मेन है वो है देवड़ा सुरतान। देखो जो एक तो लंबा याद रख लेना नॉर्मली, अब याद कुछ है नहीं, आप एक बार रिवीजन करोगे हो जाएगा, ठीक है। सिरोही तो छोटा सा है। बात आ रही है अब देवड़ा सुरतान की। देवड़ा सुरतान ने क्या की? इन्हें 1583 में तत्तानी के युद्ध में किसके वर्सेस हुआ? अकबर के वर्सेस हुआ, और विजयी भी भाई। सोच बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, अकबर को पराजित करना उस टाइम पे। अकबर के 9 सेनापति थे उस टाइम पे, ठीक है। तो दत्तानी के युद्ध में कब हुआ? 1583 में। किसके खिलाफ हुआ? अकबर के खिलाफ हुआ, और खुद विजयी भी रहे। इसके बाद में आती है शिव सिंह जी। शिव सिंह ने 1823 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, ठीक है। और यहीं पर समाप्त हो गया हमारे सिरोही वंश। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम हाड़ौती के चौहान वंश की, ठीक है। तो सेम हाड़ौती के चौहान वंश की स्थापना करी कौन ने करी, यह बात की जानकारी को करो। तो हाड़ौती के जो चौहान वंश की स्थापना थी वो किसने करी? वो करी थी देवहाड़ा ने। कब? 1241 में। 1241 में कैसे करी? देखो जब उस टाइम पे शासक था बुंदा मीणा का। किसका शासक था वहाँ पे? बुंदा मीणा का था। बुंदा मीणा को पराजित किया और बूंदी पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार देवहाड़ा का हाड़ौती पर चौहान वंश का क्या हो गया? अधिकार हो गया। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे समर सिंह। समर सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटिया भील को पराजित करके अकेलगढ़ पर अधिकार कर लिया। अकेलगढ़ कहाँ? अकेलगढ़ कोटा में पड़ता है, एक जगह है ना, पड़ती थी, कोटा में पड़ता है। और इनके पुत्र जैतर सिंह ने कोटा बसाया कोटिया भील के नाम पर, ठीक है। कोटा किसने बताया? जैतर सिंह ने बसाया, किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर। फिर बाद में आते हैं नापू जी। नापू जी अलाउद्दीन खिलजी के समय थे भाई। अलाउद्दीन खिलजी से पराजित भी हुए 1304 ईस्वी में। फिर बात आती है बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा याद है? बरसिंघाड़ा जिन्होंने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बरसिंघाड़ा ने 1354 ईस्वी में बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको तारागढ़ कहते हैं। एक तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है। तो तारागढ़ कितने हो गए? 2 हो गए, एक बूंदी में और एक अजमेर में। इसके बाद बात आती है सुरजनहाड़ा की। सुरजनहाड़ा 5000 का मनसब अकबर के समय था, 5000 का मनसब बना। हाड़ौती साम्राज्य का प्रथम राजा जो कि मनसबदार बना वो कौन था? सुरजनहाड़ा था। हाड़ौती वंश देखो मैं बता दूं, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 आते हैं। हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? ये तो कोटा आता है, एक बूंदी आता है, एक झालावाड़, ठीक है। ये जो 3 इलाके हैं ये हाड़ौती में आते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि 1570 में जब नागौर दरबार लगा तो सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद में आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह वो रतन सिंह नहीं है, पद्मावती वाले नहीं है, दूसरे
रतन सिंह की उपाधि है सबसे पहले तो, एक तो राम राजा की उपाधि धारण करी इन्होंने और दूसरी धारण करी सर बुलंद राय की उपाधि। इनके पुत्र थे माधो सिंह जिनको खुर्रम ने कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था बूंदी से अलग होकर। अब यहाँ तक चल रहा था वो बूंदी चल रही थी, बूंदी हाड़ौती वंश का जो पूरा साम्राज्य चल रहा था वो बूंदी के अधीन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर रतन सिंह का पुत्र जो था माधो सिंह, उसको कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ या फिर खुर्रम अपन बोल देते हैं। इनके बाद में आते हैं शत्रुसाल ने शामूगढ़ का युद्ध हुआ। शामूगढ़ का युद्ध देखो उत्तराधिकारी युद्ध था, किनके बीच में? दारा और औरंगजेब के बीच में। लेकिन इन्होंने साथ किसका दिया था? इन्होंने साथ दिया था, शत्रुसाल ने साथ दिया था दारा का। लेकिन दारा तो भाई पराजित हुआ, तो दारा पराजित हुआ, औरंगजेब जीत गया। तो औरंगजेब ने क्या किया? शत्रुसाल को 8 साल तक आगरा के किले में बंदी बना के रखा। कुछ कहते हैं कि दीवार में चुनवा के भी रखा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कौन की? अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध की जो रानी थी नाथावती, इन्होंने रानी जी की बावड़ी, काफ़ी सारा क्वेश्चन आया रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में, ठीक है ना। तो इसका निर्माण करवाया इनकी रानी नाथावती ने। इनके पुत्र थे जोध सिंह जो कि देखो जैत सागर में डूब गए थे अपनी पत्नी गणगौर के साथ में, और जब तभी से वो कहावत प्रचलित है, हाडा ले डूबो गणगौर। ठीक है, अब देखो इन्होंने साथ दिया राजा राम। भरतपुर की एंट्री हो गई है भाई यहाँ पे। देखो राजा राम कौन थे? भरतपुर के शासक थे उस टाइम पे। ये जाट शासक हैं, भरतपुर के जाट शासक। इन्होंने क्या किया था? अकबर क्या सिकंदर आगरा में दफन था ना, तो वहाँ से इन्होंने अस्थि को निकाला। सिकंदर कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। और हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया, है ना। और इसमें इनको साथ किसने दिया? अनिरुद्ध ने दिया। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अनिरुद्ध के बाद जो शासक बनते हैं अगले, वो बनते हैं कौन? बुद्ध सिंह। देखो बुद्ध सिंह फर्रुखसिर, उस टाइम पे जो शासक थे वो कौन थे? फर्रुखसिर थे। तो फर्रुखसिर ने बुद्ध सिंह को जो सवाई जयसिंह थे उन पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, या उनके खिलाफ अभियान के लिए भेजा। लेकिन वो नहीं गए। ठीक है, नहीं जाने के कारण ही उन्होंने क्या किया? जो बूंदी राज्य का जो नाम था वो फर्रुखाबाद कर दिया गया और कोटा नरेश को दे दिया। ठीक है, कोटा नरेश को दे दिया। गुस्से में हो जाते फैसले। लेकिन वापस बुद्ध सिंह को अपना राज्य मिल गया। ठीक है, और इनकी एक रानी आनंदीबाई, उनसे एक पुत्र था उम्मेद सिंह और एक दत्तक पुत्र था दलेल सिंह। ठीक है, तो वैसे पुत्र बड़ा था कौन? आनंदीबाई का, उम्मेद सिंह। राजा बनना तो ये चाहिए था, लेकिन सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप से राजा कौन बन गया? दलेल सिंह बन गया। ठीक है, दलेल सिंह बन गया। तो जो रानी आनंदीबाई थी उन्होंने किसकी मदद ली? मराठा राव होलकर की मदद ली, और मराठा राव होलकर की मदद से ही उम्मेद सिंह राजा बने। ठीक है, तो जो मराठा थे ना, उनके मराठा का जो हस्तक्षेप हुआ है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? बूंदी में हुआ है। सबसे पहले हस्तक्षेप मराठाओं को कहाँ पे हुआ? बूंदी में हुआ। क्वेश्चन बहुत बार आया है, मराठाओं का सबसे पहले जो हस्तक्षेप हुआ था वो किस साम्राज्य में हुआ था? बूंदी के अंदर हुआ था। इनके बाद में आते हैं उम्मेद सिंह की बात करें तो उम्मेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है ना, और दूसरी बात यह कि इन्होंने स्वयं की एक मूर्ति बनवाई और उसी को दफना दिया। इसके बाद में आते हैं विष्णु सिंह हाड़ा ने 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करी। 1818 में क्या किया उन्होंने? अंग्रेजों की सहायक संधि। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि अंग्रेजों की संधि करते समय या उस पीरियड में जो हाड़ौती के जो शासक थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे आप? विष्णु सिंह हाड़ा थे। अंतिम थे यहाँ के राम सिंह ने 1857 की क्रांति में अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। और इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण की दो रचनाएं हैं। एक तो है वंश भास्कर, एक वीर सतसेव। याद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन हम पूछी भी गई हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों रचनाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कोटा के राजवंश की। ठीक है, हाँ जी,
तो अब बात करते हैं कोटा के चौहान वंश की या फिर कोटा के इतिहास की। ठीक है, तो देखो बूंदी के जो, सबसे पहले बता दूं, जो बूंदी वंश के देवहाड़ा थे, जो जिन्होंने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना करी, इनके पौत्र थे भाई, कौन? जयत्र सिंह। ठीक है, जिन्होंने कोटा राज्य के संस्थापक जिनको कहा जाता है ना, और कोटा दुर्ग का निर्माण भी उन्होंने करवाया था और कोटा शहर भी जयत्र सिंह ने बसाया था। ठीक है, लेकिन बाद में खुर्रम के सहयोग से, ठीक है ना, खुर्रम ने इसको अलग राज्य घोषित कर दिया, या खुर्रम ने अलग राज्य घोषित करवा दिया। और इसका राजा किसको घोषित किया? माधो सिंह को। माधो सिंह कौन था? ये था रतन सिंह का पुत्र। ठीक है, रतन सिंह का पुत्र। ठीक है, माधो सिंह को राजा बनाया जो कि रतन सिंह का पुत्र था। इसके बाद में आते हैं राम सिंह सेकंड जी। राम सिंह सेकंड, ये तो 1857 क्रांति के समय थे, पता ही है। और इन्होंने देखो अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी आप सबको पता ही होगा, अंग्रेजों का साथ दिया था। और 6 महीनों तक इसीलिए इनको नज़रबंद रखा कि इन्होंने क्रांतिकारियों ने। ठीक है, और फिर इनको चढ़वाया किसने था? मदनपाल ने। मदनपाल कौन थे? करौली के थे। करौली के मदनपाल ने इनको छुड़वाया, और इसीलिए इनकी जो तोपों की संख्या है ना, वो 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। और यहाँ पर ख़त्म होता है कौन? कोटा का इतिहास। इतना ही है, छोटा सा, ये कोई दिक्कत नहीं। संस्थापक वगैरह आते हैं नॉर्मली, और या फिर कोटा साम्राज्य जो स्थापना है वो आती है, बस इतना कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आज हमारे जो चौहान वंश थे ना, जहाँ जहाँ चौहान वंश थे राजस्थान में, सब कुछ कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, और देखो एसटीसी वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी अहम रहने वाली है। हम जो भी हिस्ट्री करा रहे हैं या फिर हमारी जो ज्योग्राफी क्लासेज है वो चल रही हैं, शिक्षक अभिरुचियों की चल रही हैं। ठीक है, सारी जो क्लासेज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वही कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है जो आपका एग्जाम में आता है, आया है और आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो। विश्वास बनाए रखें, कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको, और बस आप डेली के डेली रिवाइज करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन करते रहें। जल्दी हिस्ट्री के जो भी राजस्थान के जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ हम ले आएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।